नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी को लेकर के आवेदन चल रहे हैं। आज 24 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। टॉपिक वाइज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो ग्रुप सी और डी सभी पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो जीके जीएस कॉमन पेपर है, इसीलिए एक साथ कॉमन टॉपिक करा रहे हैं। जो ग्रुप सी में आवेदन किया है, ग्रुप डी में आवेदन किया है, दोनों के लिए हेल्प जो है वो करेगा। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसी क्रम में हम चलेंगे आगे मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक कालीन इतिहास, इस तरीके से आज हमारा टॉपिक जो प्राचीन कालीन इतिहास है पूरा समाप्त हम कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये जो सभ्यता है कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक फैली है, और पूर्व में अगर बात करते हैं तो आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतकांगेडोर, मकरान भी कह सकते हैं, वैसे तो सुतकांगेडोरी नाम देखने को मिलता है, यहाँ तक जो है वो फैली हुई है। साथ ही साथ इससे संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो एक नगरीय सभ्यता है, और यहाँ पर जो नगर देखने को मिलते हैं, घर देखने को मिलते हैं, उसके विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति आपको देखने को मिलती है। ग्रिड आप जानते हैं एक प्रकार से जाल होता है। अगर आप कैमरा यूज करते हैं तो वहां पर भी एक ग्रिड फीचर होता है, जहां पर आपको ब्लॉक बन करके आ जाते हैं। तो ये नगरों और घरों के विन्यास को लेकर के ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नॉर्मली हम लिखते हैं बाईं से दाईं ओर, परंतु ये जो लिपि है वो उल्टा रहती है, दाईं से बाईं ओर, जिसको हम भाव चित्रात्मक नाम देते हैं। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता था। पूजनीय के रूप में कुबड़ वाला सांड जो है पूजनीय था, और सिंधुवासी सैंधववासी गेहूं और जौ के साथ साथ कपास की खेती भी जो है वो करते थे। क्वेश्चन में ऐसे बना भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वो इनमें से किसकी किसकी खेती करते हैं, इस तरीके से ऑप्शन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, उसकी नदी, उसकी स्थिति, उसके साक्ष्य, इसको लेकर के। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं तो उत्खननकर्ता के रूप में दयाराम साहनी को जाना जाता है। समय 1921 का, नदी रावी नदी, और स्थिति इसकी मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंतर्गत। यहाँ पर जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो मोहरों पर एक सरंगी पशु, तांबे की इक्का गाड़ी, ये सभी देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के रूप में भी जाना जाता है, इसका अर्थ के रूप में क्वेश्चन बनता है। राखल दास बनर्जी जो है उत्खनन करता, समय 1922, और नदी आपका सिंधु नदी, और स्थिति वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान। यहाँ पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा, और साथ ही साथ विशाल अन्नागार और स्नानागार भी पूछा जाता है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला आपका है चनहूदड़ो, जो कि बिना दुर्ग वाला स्थल है, और इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर उत्खननकर्ता के रूप में तो मजूमदार जी, एन जी मजूमदार जी। नदी यहाँ पर भी सिंधु नदी है, समय 1931, स्थिति वर्तमान की सिंध पाकिस्तान, और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य जो है वो मिला। उसके बाद कालीबंगा की बात करते हैं तो अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता, और 1953 समय नदी आपका घग्गर नदी, और स्थिति वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान के अंतर्गत। यहाँ पर जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनता है कि जो उस पर्टिकुलर स्थल है उसकी खोजकर्ता के रूप में, या फिर उसकी नदी के रूप में, या फिर वहां से प्राप्त साक्ष्य के रूप में। वर्ष और स्थिति बहुत कम ही पूछा जाता है। वर्ष में भी पूछा जाता है तो मोस्टली हड़प्पा मोहनजोदड़ो ही पूछा जाता है, बाकी याद आपको होना चाहिए। पर अगर प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला आपका है रंगपुर, एस आर राव ने जो है इसके उत्खनन करता, वर्ष 1953-54, नदी मादर, और स्थिति काठियावाड़ गुजरात, और चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यज्ञदत्त शर्मा देखने को मिलेंगे उत्खनन करता, और यहाँ पर सतलज नदी है, और यहाँ पर रोपड़ स्थिति है इसकी वर्तमान पंजाब में। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य है, देखिए रोपना ही होता है, जैसे वृक्षारोपण सुना होगा तो वृक्ष लगाने को कहते हैं, तो यहाँ पर भी मानव के साथ कुत्ता दफनाया जाता है, एक प्रकार से उस वृक्षारोपण शब्द से जोड़कर याद रख सकते हैं। इसी प्रकार लोथल की बात करते हैं तो लोथल एस आर राव, और एस आर राव की अगर बात करते हैं तो एस आर राव नदी कौन सी? भोगवा नदी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं स्थिति तो अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पर प्राप्त साक्ष्य बंदरगाह, डाकयार्ड,
सबसे बड़ा जहाजों की गोदी के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा बनावली है, रविंद्र सिंह बिष्ट, सरस्वती नदी, हिसार हरियाणा स्थिति, मिट्टी का खिलौना, हल जौ, ये सब देखने को मिलते हैं। और धौलावीरा जो है RS बिष्ट उत्खनन करता है। नदी इसकी मानहर है और स्थिति इसकी कच्छ गुजरात है। जल का उत्तम प्रबंधन, साइन बोर्ड, खेल का मैदान, ये सब प्राप्त साक्ष्य है। तो ये अच्छा चार्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम वैदिक काल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय देखने को मिला। जब हड़प्पा सभ्यता ऊपर भी हमने बात की, जब उसका पतन होने लगा उसके बाद वैदिक काल आया, जिसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, किससे हमें पता चलता है, वेदों से जानकारी मिलती है। इस वैदिक संस्कृति का जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके दो भाग हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी को शामिल किया जाता है। वैदिक अगर संख्या की बात करें वेदों की, तो टोटल 4 है। कौन कौन से हैं, तो एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है और एक आपका अथर्ववेद है। ये आपके 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि सबसे पहले भी पढ़ता है, उससे भी आपको याद रखने में आसानी होगी। इसकी भाषा की बात करते हैं तो पद्यात्मक भाषा है और ये देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है, जो कि सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 मंडल हैं। सूक्त टोटल 1028 सूक्त हैं, जिसमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख अगर बात करते हैं देवता को लेकर के, तो आपको देखने को मिलेगा इंद्र, जिनको पुरंदर की संधि या पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्षा के भी देवता जो है वो थे। इसके अलावा ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीमतमा, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, ये शब्द आपको प्रयोग होते हुए देखने को मिलते हैं। सामवेद की जब बात होती है तो सामवेद को हम कहते हैं भारतीय संगीत का मूल। देखिए, सा से संगीत, सा से सामवेद, याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें संकलित जो भी मंत्र हैं उनको यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में जो है वो की गई है। ये वेद मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो कहेंगे आप कर्मकांड प्रधान और गद्य और पद्य दोनों। अगला है अथर्ववेद, जो कि चौथा वेद है। इसमें अगर बात करते हैं तो जितना भी जादू टोना सोना मोना आपको देखने को मिलता है, सब इसी में देखने को मिलता है। इसमें ब्रह्मज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीजें अथर्ववेद में है। तो अगर एक लाइन में आप रिवाइज करें तो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। उसके बाद अगर बात करें सामवेद तो संगीत से संबंधित, यजुर्वेद तो युद्ध या कर्मकांड से संबंधित और अथर्ववेद तो जादू टोना से संबंधित। पुराणों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल कितनी है, पुराणों की संख्या टोटल 18 है। और इसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। कई आपने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे, उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। यही अगर बात करते हैं उपनिषदों की संख्या को लेकर के तो टोटल 108 है। भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से जो है ये लिया गया। अब बात करते हैं महाजनपद काल को लेकर। तो महाजनपद काल की जब बात होती है तो आप कहेंगे कितने टोटल महाजनपद है, टोटल 16 महाजनपद है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद जो है उनका उदय हुआ है, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है। तो बौद्ध जो ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। अब कुछ प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी की बात करते हैं। डायरेक्ट सीधे राजधानी आपसे पूछी जाती है, लाइक मगध की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे राजगृह गिरिब्रज। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। अंग की राजधानी चंपा है। महाजनपद वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है। राजधानियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये राजधानी जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगर आप प्रीवियस उठा करके भी देखेंगे तो एक ना एक पेपर में, जैसे 2022 में इससे पहले पेपर हुआ था, फिर उससे पहले 2019 में हुआ था, तो प्रीवियस ईयर भी देखना जरूरी है। हम आपको प्रीवियस ईयर भी करा देंगे, साथ ही प्रैक्टिस भी प्रश्नों की जो है वो अलग से करा देंगे। बस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता रहे हमको भी। और शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है उन तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच पाए। तो अब बात करते हैं धार्मिक आंदोलन को लेकर के। तो जो ईसा पूर्वी 6ठी सदी है उसमें ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध नास्तिक और अनिश्वरवादी जैन और बौद्ध धर्म का उदय देखने को मिला। अब जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो पहले तीर्थंकर थे, वो कौन थे, तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे।
और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। बौद्ध साहित्य में इन्हें निगंठनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम तीर्थंकर आपसे पूछा जाएगा 24वें या अंतिम तीर्थंकर, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी थे। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी की जब बात होती है तो इनके बारे में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। जैसे महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनके वर्धमान था। पिता का नाम जो है इनके सिद्धार्थ था, जो कि यात्रक क्षत्रिय कुल के जो है वो थे। माता का नाम जो है वो त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की जो है वो बहन थी। पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था और पुत्री का नाम जो है वो प्रिय दर्शनी था। पुत्री के बाद संन्यास धारण की जब बात होती है तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी, स्थान ध्यान रखिएगा, नालंदा के अंतर्गत पड़ता है पावापुरी, बिहार के अंतर्गत पड़ता है नालंदा। तो काल 468 ईसा पूर्व, उम्र 72 वर्ष, जहां पर इनको कहेंगे कि स्थान पावापुरी में मृत्यु की प्राप्ति। महावीर स्वामी जी की जब बात होती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ज्ञान, ये पेट में क्वेश्चन आया भी था, याद होगा अगर आपको, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट की परीक्षा कराता है। तो महावीर स्वामी को जाम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई थी। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्होंने जो अपने उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश जो है वो दिए थे। महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे उनका नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम था जमाली, जो कि इनके एक्चुअल में दामाद जो है वो थे। तो नाम याद रखिएगा, पहले शिष्य जमाली दामाद थे। जैन धर्म स्यादवाद, अनेकांतवाद, त्रिरत्न, ब्रह्मचर्य जैसे जो सिद्धांत थे उनको मानता था। जैन धर्म श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे, और दिगंबर, जो कि बिना वस्त्र धारण में, इन दो भागों में जैन धर्म जो है, जैन संघ जो है वो बटा हुआ था। जैन धर्म की दो संगीतियां देखिए, बौद्ध धर्म की जब बात होती है तो टोटल 4 संगीतियां थी, पर जब जैन धर्म की बात होती है तो वहां पर 2 संगीतियां थी। इनमें से पहली जो थी वो आपकी स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वो देवर्धि श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में जो है वो हुई थी। तो पहली कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में हुई थी। ज्यादातर इसके स्थान पूछे जाते हैं जब जैन धर्म की बात होती है। और दूसरी कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी। तो पहली हुई थी स्थूल भद्र की अध्यक्षता में और दूसरी हुई थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में देवर्धि। अगला बढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म की तरफ। जब बौद्ध धर्म की बात होती है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध थे। इनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। जन्म इनका कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जन्म स्थान था इनका लुम्बिनी कपिलवस्तु। पिता का नाम जो है वो शुद्धोदन था, जो कि शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता की बात करते हैं तो महामाया देवी थी। बचपन का नाम जो है इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण किसने किया था? तो इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी मौसी थी, उनके द्वारा किया गया था। विवाह इनका 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था, कौली गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम जो है वो राहुल था। ग्रह त्याग की जब बात होती है तो उसको हम यहाँ पर बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और ये जो इनका समय था वो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो बोध गया पड़ता है वो आपका बिहार के अंतर्गत पड़ता है। और ये जो घटना है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण में देखिए निकलना, निष्क्रमण आ भी रहा है, उससे जोड़कर याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। जो ये सब जगह थी वो थी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करें अगर पहले उपदेश को लेकर के, तो पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया था सारनाथ के अंतर्गत ऋषि पत्तन में पड़ता है। और ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना भी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। और ये जो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा गया है, पहला उपदेश जो दिया गया था वो पाली भाषा में था। और पहली जो प्रथम भिक्षुणी थी जिनको ये पहला उपदेश था वो गौतमी थी, मौसी इनकी। और मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर भी वैशाख पूर्णिमा, स्थान ध्यान रखिएगा कुशीनगर में जो है वो मृत्यु। और ये घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के नाम से जो है वो बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये नाम ध्यान रखिएगा कि दोनों में क्या कुछ अंतर जो है आपको देखने को मिलता है। और वैसे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नाम है वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन पहले उपदेश के रूप में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर घटना में भी लिख दिया है कि ज्ञान प्राप्ति में भी
परंतु मेन आपका जो पहला उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन को थोड़ा सा अगर आप डिफाइन भी करेंगे तो वहां से क्या है, धर्म के प्रचार या प्रवर्तन करने वाला, मतलब जब इन्होंने कोई उपदेश दिया उसको इनके अनुयायी जो है उनके द्वारा सुना गया, फिर उनके अनुयायी और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहला रहा है। तो मेन आपको ध्यान रखना है, पहले उपदेश के रूप में ये कहा जाता है और मृत्यु के रूप में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध संघ और जो धम्म है उसको त्रिरत्न की संज्ञा जो है वो दी जाती है। और बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें त्रिपिटक जो है वो कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा, ये सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन आपको पिटक देखने को मिलते हैं। त्रिपिटक भी इसमें ही है और त्रिरत्न भी इसी में ही है। बौद्ध प्रतीकों में कमल और सांड ये जन्म का है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रतीक चिन्ह के रूप में बताइए कि किसका है, तो जो कमल और सांड है वो जन्म का है। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का है। देखिए इस चीज को ऐसे भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि घोड़ा क्या है, जब दौड़ता है भागता है ना, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर को त्याग किस पर कर रहे हैं, घोड़े पर ही जा रहे हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसी पीपल वृक्ष तो आप सभी को पता है कि ज्ञान को लेकर के, पद चिन्ह जो है वो निर्वाण को लेकर के है। जब कोई इंसान जा रहा है तो अपने उनके जो पद चिन्ह होते हैं वो पीछे छोड़ कर जाता है ना, तो उससे निर्वाण को याद रख सकते हैं। स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु का प्रतीक है। और बौद्ध धर्म में ही अष्टांगिक मार्ग भी देखने को मिलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ऐसे करके है ना, वो अष्टांगिक ज्ञान भी इसी में ही आते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो जैन धर्म है उसमें टोटल 2 संगीतियां हुई थी, परंतु जब बौद्ध की बात होती है तो वहां पर 4 संगीतियां देखने को मिली। पहली 483 ईसा पूर्व राजगृह और शासनकाल अजातशत्रु, दूसरी 383 वैशाली कालाशोक, तीसरी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक, और चौथी 72 ईसा कुंडलवन और कनिष्क। इसमें ट्रिक भी होती है, आजा राजा महाराजा करके मैंने बताया था। आजा से अजातशत्रु, राजा से राजगृह और महाराजा से महाकश्यप, जिसके शासन काल में हुई थी, परंतु उस समय अध्यक्ष कौन था, तो वो ये थे महाकश्यप। एक तो स्थान दिया है, शासन काल दिया, और तीसरा ये भी तो है कि किसके टाइम में हुई थी। तो ये भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर बौद्ध संगीति जरूर रटी होनी चाहिए। अब चौथी बौद्ध संगीति में जो 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, ध्यान दीजिएगा कि जो हीनयान महायान है वो आपका बौद्ध धर्म में डिवाइड हुआ था, परंतु जो श्वेतांबर और दिगंबर हुआ था वो आपका जैन धर्म में हुआ था। ये बेसिक सी चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं मगध के उत्कर्ष को लेकर के। तो ये मगध जो है वो हर्यक वंश से नंद वंश तक आपका जाएगा। मगध पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हर्यक वंश का शासन आपको देखने को जो है वो मिलता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन, तो बिंबिसार था। उसकी हत्या के बाद उसका पुत्र कौन आया, अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु के बाद कौन आया, उदयन आया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ये पूछा जाता है। पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी भी उदयन ने ही बनाया था। हर्यक वंश के पश्चात जो है वो आया था आपका शिशुनाग वंश। ध्यान दीजिएगा कि ये हर्यक वंश के ही हैं सब, अजातशत्रु, उदयन वगैरह। पर यहाँ से अब आपका हर्यक वंश के बाद कौन आ गया, वो आपका आ गया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश ने शासन किया था। इसका प्रमुख शासक शिशुनाग ही था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। उसके बाद क्या बनी, वैशाली बनी। शिशुनाग वंश का जो अंत है वो किसने किया, वो किया महापदम नंद ने। और महापदम नंद ने जो स्थापना की थी वो नंद वंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक घनानंद था। उसके बाद घनानंद के टाइम में ही आपको भारत पर सिकंदर का आक्रमण देखने को जो है वो मिला था। और घनानंद की हत्या किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और यहीं से ही आपका नंद वंश समाप्त हो गया था और यहाँ से फिर आपका मौर्य वंश शुरू हो गया था। तो आपको टोटल यहाँ पर जो वंश देखने को मिल रहे हैं मगध के उत्कर्ष को लेकर के, पहले आपको हर्यक वंश देखने को मिला, फिर शिशुनाग वंश है, फिर आपका नंद वंश है। मेन मेन ही पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। आप जाएंगे डिटेल में तो बहुत कुछ है, पर जितना मेन मेन से क्वेश्चन बन रहा है तो आपको भी वही बातें याद रखनी है। तो मौर्य वंश की अब स्थापना हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा को हरा दिया, हत्या करके दी घनानंद की। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो की। जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात होती है तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हेल्प किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और उसने अर्थशास्त्र की रचना की है। ये रचना याद रखिएगा किसके द्वारा है, तो आप कहेंगे कौटिल्य या आप कहेंगे चाणक्य भी इसी का ही नाम है। ये इसी ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। मौर्य का जो महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो महल लकड़ी का बना था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था।
मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो पड़ कहलाती थी। ये भी याद रख सकते हैं, समाहर्ता राजस्व अधिकारी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो इसके बीच आपको एक संघर्ष देखने को मिला जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। उसके बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में जो है वो भेजा था। मेगस्थनीज जो था, जो इसने भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, इसी ने ही इंडिका की रचना की है। तो ये जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में, ये 305 में हुआ था। जब सेल्यूकस हार गया तो सेल्यूकस ने इसके बदले क्या दिया? मेगस्थनीज दिया। मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा और मेगस्थनीज ने ही इंडिका की रचना की। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य के शासनकाल में समाज 7 भागों में बटा हुआ था। नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति के द्वारा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया उसका पुत्र बिंदुसार, जिसके शासनकाल में सीरिया का राजदूत उस समय डाइमेकस जो है वो आया था। फिर बिंदुसार के बाद कौन देखने को मिला? तो बिंदुसार के बाद आपको देखने को मिला अशोक। अशोक मौर्य वंश का शासक जो है वो बना। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर उसके बाद बिंदुसार आया, फिर बिंदुसार के बाद अशोक आया। अशोक जो है वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में जाना जाता था अशोक, और वो 273 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर जो है वो बैठा था। सबसे जो इम्पोर्टेंट अशोक के बारे में पूछा जाता है वो है कलिंग का आक्रमण। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है वो किया था। अशोक ने अपने शासन काल में शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे जो कि ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक और खरोष्ठी लिपि में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपका भी पूछा जा चुका है, अभी पेट में भी आया था शायद, कि अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे जो शिलालेख हैं उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1837 में जो है वो पढ़ा था। पहले शिलालेख की जब बात होती है तो उसमें पशु हत्या पर रोक का वर्णन है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो 13वां शिलालेख पूछा जाता है, कि या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख है उसमें किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है और कब? तो 261 ईसा पूर्व में 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त से बौद्ध शिक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने सांची, सारनाथ, तक्षशिला में स्तूप का निर्माण करवाया था और बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीविकाओं को गुफाएं दान में दी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अंतिम शासक, पहला शासक, राजधानी, या फिर आप कहेंगे स्थापना, ये 4 चीजें आपको मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो मौर्य साम्राज्य अब समाप्त हुआ। अब यहाँ से शुरू हो रहा है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद वाला काल, जो कि आपको शुंग वंश से सातवाहन से लेकर कनिष्क तक देखने को मिलता है। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जो कि ऊपर हमने बताया, इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, और इसने स्थापना किसकी की? शुंग वंश की। तो सबसे पहले कौन सा वंश यहाँ पर आया? शुंग वंश आया। पुष्यमित्र शुंग ने की हत्या, और पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र, जो अभी तक राजधानी आपको देखने को मिल रही थी, उसके स्थान पर उज्जैनी को, जिसका नाम विदिशा भी है, उसको अपनी राजधानी जो है वो बनाया। मैंने बताया कि राजधानी से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ध्यान करते हुए चलिएगा। फिर शुंग वंश के काल में ही पतंजलि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। यह रचना पूछ ली जाती है शुंग वंश के काल में। यहाँ पर पतंजलि को थोड़ा सा मिसप्रिंट इन्होंने किया है, पतंजलि नहीं, यहाँ पर पाणिनि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना जो है वो की गई। जब बात होती है पतंजलि की, तो उन्होंने तो आपको पता है योग से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं थी, चरक संहिता वगैरह, वो देखने को जो है वो मिलती है। यहाँ पर आपको पाणिनि याद रखना है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना जो है वो की है। शुंग वंश की जब बात होती है तो उसका अंतिम शासक कौन था? तो वो था देवभूति। शुंग वंश चल रहा था ना हमारा, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्टिंग की है, तो उसकी ही लेकर के बात किया गया। अंतिम शासक देवभूति शुंग वंश का था। इसकी हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना जो है वो की। अब यहाँ से नया वंश कौन सा स्टार्ट हो रहा है? कर्ण वंश। और जब बात करते हैं अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा, इसकी हत्या करके जो सिमुक था, इसने सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो की है। तो सातवाहन वंश के रूप में आपको क्या याद रखना है? सिमुक को याद रखना है। और इस वंश का प्रतापी शासक कौन था सातवाहन वंश का? तो उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये याद रखिएगा, सातवाहन वंश है। उसके बाद देखने को मिलता है सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश, जिसको, और चेदी वंश का भी शासन देखने को मिला था। तो चेदी वंश के शासक थे खारवेल, जिसकी जानकारी जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से देखने को मिलती है। और इसके बाद हिंदू यवन शासक का शासन देखने को मिला था, जिन्हें हम इंडो ग्रीक हिंदू यवन के नाम से भी जानते हैं।
हिंदू यूनानी शासकों में मीनांड जो था ये सबसे जो है वो प्रचलित था, जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो ली थी, जिसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से देखने को मिलती है। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी छठी छटाई लिखी हुई है। आप ये सोचिए कि हम इतना कैसे याद कर पाएंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इसमें कुछ छोड़िएगा नहीं। अगर आप इसमें मौर्योत्तर काल की जब बात होते हैं करते हैं तो मेन मेन पॉइंट ही लिखा है, जैसे शुंग वंश आया, फिर पुष्यमित्र संघ उसके संस्थापक, फिर कर्ण वंश आया जहाँ पर वासुदेव थे, फिर उसी में ही सुदर्शन का नाम देखने को मिलता है, फिर सातवाहन वंश आया जिसके सिमुक थे, फिर सातवाहन में गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु वंश देखने को मिला। तो ये क्रम से खाली वंश और उनके संस्थापक ही लिखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। आगे बात करें, हिंदू यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे। इसके पश्चात भारत पर शकों ने, जब हिंदू यूनानी थे इनके बाद भारत पर शकों ने, उसके बाद कुषाणों ने शासन किया था हिंदू यूनानी के पश्चात। कुषाणों का सबसे पहला जो शासक था वो कौन था, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कनिष्क, द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ऊपर भी आई थी बौद्ध संगीति, तो यहाँ पर मैंने बताया था कुंडल वन और चौथी बौद्ध संगीति शासनकाल किसका, कनिष्क। तो एक कनिष्क किससे संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाणों का सर्वप्रथम शासक जो है वो कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण में शक संवत की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। कई बार सही मिलान में ये समय दे दिया जाता है, एक तरफ सारे संवत लिखे रहते हैं जिसमें हिजरी संवत, शक संवत ऐसे करके, और एक तरफ समय लिखा रहता है, तो सही मिलान करना होता है। और कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसने की या शुरुआत किसने की। तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, चरक संहिता जैसे विद्वान भी देखने को जो है वो मिलते थे। अब इसके बाद है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश की जब बात होती है तो जब कुषाण वंश का पतन हो गया उसके बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश देखने को मिला। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। इस वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, ये सब शासक देखने को मिलते हैं। गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। संस्थापक हालांकि श्रीगुप्त था, परंतु पहला महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, तो ये भी संवत आपको 320 वाला याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और इसे महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो इसने धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी जो राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे जो है वो विवाह किया था, और उस समय की महत्वपूर्ण घटना जो है ये थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया, समुद्रगुप्त आया। पहले श्रीगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और B.A. स्मिथ जो थे उसी ने इसे क्या कहा था, भारत का नेपोलियन की संज्ञा जो है वो दी थी। किसको, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जब विजयों की बात होती है उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो इसी का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिशेन। इसके द्वारा रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति, या इसको हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। इसी में ही भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो ये जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से जो है वो मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या देखने को मिलता है, उसे वीणा बजाते हुए देखने को जो है वो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया था जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। नेपोलियन जो कहा जाता था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता, पर विक्रमादित्य की उपाधि शकों को हराने पर चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था, और चांदी के सिक्के भी इसने चलवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री था वो किसके टाइम में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था, और 399 से 412 ईस्वी के बीच में आया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, और जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, नवरत्न के नाम से जो है वो जानते हैं, और इनमें नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि लोग शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कौन, कुमारगुप्त प्रथम आया। क्रम याद रखिएगा। तो जो कुमारगुप्त प्रथम है जब उसकी बात होती है तो इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 145 से 455 ईस्वी में। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी जो है वो था। कुमारगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त आया। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम जैसी पुस्तकों की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई, वो आपको पता होना चाहिए।
आर्यभट्ट नामक जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक इसी काल में आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के साथ साथ दशमलव तथा शून्य का आविष्कार, पुराण, रामायण, महाभारत की जो रचना है वो भी गुप्त काल में ही आपको देखने को मिलती है। अब अगला जो है आपका है मौर्य गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल हमारा वहां पे हुआ समाप्त। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हर्षवर्धन काल। अब हर्षवर्धन काल की जब बात होती है तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया, उसके बाद उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो हुई। पुष्यभूति वंश का पहला शासक या प्रमुख शासक आप कहिए वो कौन था, तो हर्षवर्धन था, इसीलिए हर्षवर्धन काल कहा जाता है। राजधानी इसकी पूछी जाती है तो थानेश्वर राजधानी थी। हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने प्रियदर्शिका नामक जो नाटक है उसकी रचना भी की थी, और इसके प्रचलित सिक्कों पर शिव पार्वती का चित्र भी आपको देखने को मिलता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था, बनवाया नहीं था, बनवाया तो अभी मैंने पहले बताया था। बाकी ताम्रलिप्ति हर्षवर्धन के समय एक प्रमुख बंदरगाह भी था। हर्षवर्धन के टाइम में ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वो है चीनी यात्री ह्वेनसांग। पूछा जाता है कि फायान किसके टाइम में आया और ह्वेनसांग किसके टाइम में आया, तो हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, ऐसे याद रहेगा। फायान हम पहले बता चुके हैं। साथ ही बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित की रचना की है, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था, और इसके बारे में जो पता चलता है वो एहोल अभिलेख से जानकारी जो है वो मिलती है। ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ये है हमारा लास्ट पॉइंट। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे वीडियो को समाप्त करने से पहले, कि पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। देखिए मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही बन जाते हैं, और लाइक से ज़्यादा जरूरी है, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रमुख वंश और उनके संस्थापक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर पाल वंश की बात करते हैं तो गोपाल संस्थापक, सेन वंश के सामंत सेन, गुर्जर या प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, चंदेल वंश नन्नुक, कलचुरी या चेदी वंश कोक्कल, ये सब पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश हैं। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग, पल्लव वंश सिंह विष्णु, चोल वंश के विजयालय, सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम, और चहमान या चौहान वंश के वासुदेव। बस इनके संस्थापक याद कर लेंगे उतना ही काफी होगा, इसमें वैसे भी कुछ डिटेल में आता नहीं। तो ये जितनी भी चीजें थी आपकी प्राचीन इतिहास से संबंधित सारी चीजें समाप्त हो गई। अब आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, और अगर आपका कोई सुझाव हो किसी टॉपिक को लेकर या टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने को लेकर या कोई भी, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। जो चीज़ हमने पढ़ी है उसी से ये क्वेश्चन रखा है कि इनमें से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे, गेहूं, जौ, कपास या ये सभी। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं इसके लिए हम एक लाइक का टारगेट भी रख देते हैं कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 500 लाइक कंप्लीट होते हैं तो हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज देंगे। एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो जल्दी से ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे ताकि आपको रिवाइज करने में भी जो है वो आपको आसानी हो। तो ये टारगेट आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि पीडीएफ अगर भेजते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।